everyone, welcome to our next lecture. So our next administrative thinker is Mary Parker Follett. So she, we will talk about that administrative thinker. Who is she? And she is a female. She has also contributed in administrative thought. So today's lecture's overview is introduction about her and books, her contribution, constructive conflict, law of situation, power, which is two types, coactive and coercive, authority and control, planning and coordination, leadership. Leadership is of three types, position, personality and function, criticism, and conclude. So first part is about introduction and books written by her. She was born in USA. She gave her contribution at the time when which was men's world. She turned her attention for state and community towards study of industry. उनका जो ध्यान था वो पहले जो है स्टेट और कम्युनिटी की तरफ ज़्यादा फोकस रहती थी, वो सोशल वर्क करती थी, यानी कि वुमेंस, चिल्ड्रन, स्लम्स के जो एरियाज़ थे उन्होंने वहाँ पे ज़्यादा काम किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो अपना स्टडी का जो फोकस है वो इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट कर लिया। जिस हिसाब से उनको इंटरेस्ट लगा उस तरफ शिफ्ट होते गए, लेकिन उन्होंने जो है एवरी वॉक ऑफ लाइफ पे अपना एक कंट्रीब्यूशन डाला ही डाला है। उन्होंने जो एवरी वॉक ऑफ लाइफ मतलब कि हर एक अफेयर ऑफ गवर्नमेंट का इशू हो गया, इंडस्ट्री एंड बिजनेस का मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे, कोई भी मतलब फाइंडिंग्स हो रही थी, होम एंड वॉर, कुछ भी जो वॉर्स में जो चीज़ें उनको देखने को मिली, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो चीज़ें उन्हें सीखने को मिली, उन सब चीज़ों को उन्होंने अपनी जो है स्टडीज़ में इंक्लूड किया। उसके बाद में जो है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर जहाँ जिनके बारे में हमने पीछे डिस्कस किया था, हेनरी फयूल हो गए, ओलिवर हो गए, वो भी काफ़ी ज़्यादा उनकी जो फिलॉसफी है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, मतलब इन्फ्लुएंस थे। नेक्स्ट आ गया, शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हर टीचर्स फ्रॉम हूम शी एक्वायर इंटेलेक्ट एंड लर्न सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ। उन्होंने जो है अपना जो टीचर्स थे जो बहुत कुछ सीखा, मतलब कि इंटेलिजेंस सीखा, कैसे सोचना है, कैसे पढ़ना है, और कैसे उन्होंने सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ जो है, कैसे उनके जो टीचर्स थे वो कैसे जीवन को मतलब कि नॉलेज को डिलीवर कर रहे हैं, कैसे वो गेन कर रहे हैं, और कैसे वो जो है सिंप्लिसिटी मतलब कितने साधारण तरीके में वो रह रहे हैं, कोई मतलब दिखावा नहीं है ये सब चीज़ें। वो सिर्फ बहुत ही छोटी उम्र में था जो थे, उन्होंने कॉलेज में ही अपनी जो है फर्स्ट पब्लिक जो बुक है उनको पब्लिश कर दिया था, वो थे द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन 1896। वही बात होगी नेक्स्ट की सोशल वर्क किया उन्होंने वुमेन, चिल्ड्रंस और स्लम ड्वेलर्स, जो स्लम में लोग रहते हैं उनके लिए। ये जो तीन चीज़ें हैं उनके हिसाब मतलब ये उन्होंने वल्नरेबल जो सेक्शन है उसकी काफ़ी हेल्प की है। उनकी जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो कन्फ्लिक्ट, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप, कंट्रोल, इंडिविजुअल रूल, ये सब चीज़ें मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर जो है ये पहले क्यों शुरू किया। अपने जो सिलेबस का पार्ट है उसमें पहले बहुत सारी टर्म्स थी, लेकिन अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर वाला पार्ट पहले करेंगे तो हमें वो जो टर्म्स है वो इजीली इस बात में समझ आता है, इसलिए मैंने इन चीज़ों को पहले लिया है। इनकी जो बुक थी वो थी, फर्स्ट मैंने आपको बताई थी द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, नेक्स्ट थी द न्यू स्टेट, एंड थर्ड आ गई इनकी डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है इनकी, ये वाली जो है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये जो है ना एक सिविल्स का पूरा क्वेश्चन है, ऐसे कि सिविल्स का पूरा क्वेश्चन आ सकता है इनका, मतलब कि सिविल्स के इसके ऊपर सीधा एक मेंशन किया हुआ है कि डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो एडमिनिस्ट्रेशन जो टाइम के साथ चेंज होगा, इसको हम डिटेल में आगे करेंगे, ये आएगा। नेक्स्ट बुक इनकी आगे क्रिएटिव एक्सपीरियंसेस है। तो हमने जो इनका पहला पार्ट, जो इनका पहला कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने दिया है वो पढ़ना है, उसमें जो है कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आ गया। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में ये बात करते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हम रोक नहीं सकते, वो होगा ही होगा, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो क्यों होता है ये बताइए आप लोग लड़ते हो तो क्यों होता है कि एक बंदे का पर्सन व्यू पॉइंट का कुछ और होता है, दूसरे पर्सन का व्यू पॉइंट कुछ और हो सकता है, लेकिन उन दोनों चीज़ों को अगर हम जोड़ के देखें तो एक नई चीज़ डेवलप हो सकती है। अब जैसे अपने जो है अपने हम एग्जाम आंसर्स लिखते हैं, उसमें हम पहले पॉजिटिव बताते हैं फिर नेगेटिव बताते हैं, उसके बाद हम उसे कंक्लूड करते हैं कि क्या चीज़ निकल के आई, पता होता है कि किस तरह हमको मतलब कि चीज़ को कंक्लूड करें, कैसे हम उस चीज़ को ओवरव्यू बताते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बात की गई है कि जो दो लोग हैं उनका व्यू पॉइंट अलग अलग हो सकता है, ठीक है, उनका व्यू पॉइंट अलग अलग हो सकता है, तो उसको जोड़ के हम एक नई चीज़ बना सकते हैं। उन्होंने यही यहाँ पे चीज़ को यहाँ पे उसको जो है क्रिटिसाइज़ करने की बजाय हम उसकी तरफ से कुछ यूज़फुल चीज़ निकालें। अगर हम जो है कन्फ्लिक्ट तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो हम कन्फ्लिक्ट को इस तरह से कंस्ट्रक्ट करें कि उसमें से कोई चीज़ अच्छी निकल कर आए जो हम लोग मैनेजमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़फुल कर सकें, उसको यूज़ कर सकें। मेरी पार्कर फॉलेट कहते थे कि ऑल पॉलिशिंग इज़ डन बाय फ्रिक्शन। जो सारी पॉलिशिंग है मतलब कि कुछ भी जो हम चीज़ में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं वो सिर्फ फ्रिक्शन से ही ला सकते हैं। तो उन्होंने जो है वो तीन जो तरीके बताए हैं कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने पहली बात की थी, सबसे पहली बात उन्होंने की थी डोमिनेशन की। इसमें जो है विक्ट्री ऑफ वन ओवर द अदर, यहाँ पे एक ही इंसान है जो वो खुद को सुपीरियर बता सकता है, मतलब कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, दूसरा बंदा चुपचाप सुनता रहेगा और एक जो है वो बोलेगा, वो खुद को डोमिनेट कर देगा। लेकिन इसमें जो है प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम दूसरे को मौका नहीं देते बोलने का, मतलब खुद को रिप्रेजेंट करने का, तो उसमें ना एक अंदर से ना वो रह जाती है, मतलब कि बदले की भावना। यही कारण था जो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है अपनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दोबारा हुई, क्योंकि वहाँ पे जो है ना एक दबी हुई सी चीज़ रह गई, क्योंकि जो पावरफुल नेशंस उन्होंने तो बोल दिया कि हमें ये है, मतलब कि उन्होंने पावरफुल नेशंस थे तो उनको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट किया जो हार गए थे देश। उसके बाद में फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो वो रिप्रेस्ड, मतलब कि उनके अंदर एक रिबेल मतलब कि एक बदले की भावना जो है वो जाग गई थी, तो उन्होंने फिर वो आगे जाके जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर का फॉर्म लिया।
तो सेकंड एंड में आ गया कॉम्प्रोमाइज़। इसमें क्या होता है जो दोनों तरफ, यानी कि एक अगर पार्टी ए हो गई या पार्टी बी हो गई, उनमें से दोनों ही है ना, वो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है अपना जो छोटा सा पार्ट है उसको छोड़ देंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, ताकि जो काम है वो आगे बढ़ता जाए, मतलब रुके ना। वो चीज़ को छोड़ेंगे, कुछ चीज़ को मतलब कि मिलाकर कुछ नया नहीं बनाएंगे। तो उसके बाद में थर्ड आ गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में जो है जो दो डिज़ायर, जो दो लोगों की इच्छा है, उसको मिलाकर हम एक नई चीज़ बनाएंगे। इसमें से जो है वो कोई भी अपनी जो है डिज़ायर को गिव अप नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है एक नई चीज़ जो आगे जाके डेवलप हो सकती है, अपनी जो है वहाँ पे वो इन्वेंशन हो जाएगी आगे, ये एक नई चीज़ बनेगी। उसके बाद में फॉलोअर जो थे उनको पता था कि कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी सेटल्ड, वो बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट जो है कैन नॉट बी सेटल्ड, उनको ये पता था। क्योंकि फिर उन्हें ये भी पता था कि उनके जो ये इंटीग्रेशन है इसके कुछ नेगेटिव भी चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि सारी चीज़ें इंटीग्रेशन के थ्रू नहीं फॉलो हो सकती, उन्हें ये भी पता था। उन्होंने इसकी स्पेसिफिक एग्जाम्पल दी कि जो दो मैंने अगर सेम ही वुमेन से शादी करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, उन्होंने खुद ही ये चीज़ बताई थी। उन्होंने बताया कि जो सबसे बेस्ट फॉर्म जो है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट का वो है इंटीग्रेशन। तो उन्होंने बताया कि इंटीग्रेशन को करने के भी आगे स्टेप्स हैं, वो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं अब। स्टेप 1 आ गया ब्रिंग डिफरेंसेस ओपन। जो अपने जो मतलब कि अगर हमने किसी के साथ मतलब कोई तरह का गीला शिकवा है या कोई भी मतलब चीज़, मतलब कोई प्रॉब्लम है किसी को किसी से, तो वो जाके बोलना है उनको, ये अंदर नहीं रखना, ताकि वो आगे जाके बदले की भावना में ना जो है वो उसको बदले की भावना में मतलब वो ना बदले और आगे जाके कोई कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट। तो इसलिए जो ओपन है उसको वहाँ पे जाके बोल दो कि ये मुझे इशू है, इसको ओपन लेके आना है। उसको फिर हम अनकवर मतलब कि इसको कवर नहीं रखा, बंदा नहीं रखा, उसको बोल दिया। सेकंड स्टेप आ गया ब्रेकिंग अप द होल। फिर हमें देखना है कि दोनों साइड की जो डिमांड्स है वो क्या कह रही हैं। मतलब हमें देखना है कि जो एक साइड की डिमांड है और दूसरी साइड की डिमांड वो क्या है, उनकी जो लैंग्वेज यूज़ की है वो उन्होंने कैसी यूज़ की है। कभी कभार तो जो इंसान है वो बोल नहीं रहे, मतलब एंग्री नहीं रहे होते, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो एंग्री होकर बोल रहे हैं। तो कई बार तो ऐसे ही होता है, तो मतलब कि ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो लड़ रहे हैं, बट वो लड़ नहीं रहे होते। तो ये ज़रूरी नहीं है कि, तो इसलिए जो है उनको पूरा का पूरा जो है उसको वो ब्रेक करके देखना पड़ता है कि किसने कौन सी चीज़ का बात यहाँ पे पता चल जाती है कि कौन सी चीज़ों ने क्या जो है वो कन्फ्लिक्ट है, उसको पूरा तोड़ फोड़ के देखते हैं कि क्या चीज़ बोली है, किसने बोली है और किस तरह से बोली है, कौन सी लैंग्वेज में बोली है। फिर उसके बाद में आता है एंटिसिपेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बिल्कुल अवॉइड ही कर देना, भाई हाँ भी लड़ाई होगी, चलो भाई हम तो उस कमरे में जा रहे हैं, हम उस कमरे में जा रहे हैं, नहीं। ये इस चीज़ को रोकना नहीं है। फिर ऐसे जो है आगे जाके फिर से दोबारा लड़ाई हो सकती है। जो दो लोग लड़े और चार लोगों ने सुना, वो लोग अपने रूम में चले गए, लेकिन दो लोग लड़ते रहे बाद में तो जो एक दूसरे वो भी अलग अलग रूम में चले गए। तो अलग रूम में तो वो चले गए, लेकिन वो ना प्रॉपर्ली सो पाएंगे, ना कोई और बात हो पाएगी, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो आगे जाके जो 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 डोमिनेटिंग था उसको भी प्रॉब्लम रहेगी, जो मतलब कि खुद को मतलब वो नहीं बता सका, वो उसके अंदर रिबेल रहेगा कि मुझे बदला लेना है, तो वो कुछ और चीज़ें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये नहीं करना हमें, हमें जो है उसको रिस्पॉन्ड ही डिफरेंटली करना है। हमने जो है यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी है स्पेशली एक मैन की जो मोटर मतलब कार चलाना उसको पसंद है, लेकिन एक वुमेन जो उसकी वाइफ है उसको फिजिकल एक्टिविटी करना या वॉकिंग करना पसंद है। तो मैन ने कहा कि जो संडे मॉर्निंग है हम वहाँ पे सुबह की जो मॉर्निंग होगी उसमें हम टेनिस खेलेंगे, और जो शाम को या आफ्टरनून की जो अपनी मोटर की जो ड्राइव की कार है उसमें हम ड्राइव करने बाहर जाएंगे दोनों मिलकर। तो फिर वहाँ पे जो है उन्होंने सर्कुलर रिस्पॉन्स दिया, यानी कि उन्होंने मैन जो हस्बैंड है वाइफ के, उन्होंने बोला कि हम लोग मतलब दोनों एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करके आगे अपना संडे जो है वो बेटर बनाएंगे, वीकेंड जो है अच्छा बनाएंगे। तो इसमें यह है कि उन लोगों ने लड़ाई नहीं हुई और उन दोनों ने आपस में जो चीज़ को सुलझा लिया। ठीक है, तो यही सर्कुलर रिस्पॉन्स है। अब आ गया ऑब्स्टेकल्स टू इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन तो हो गया, लेकिन इसमें जो ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे। अब इजीली तो ये होगा नहीं, क्योंकि इसके लिए चाहिए हमें एक बहुत ज़्यादा हाई इंटेलिजेंस और एक इन्वेंटिवनेस जो कि इनोवेशन ला सके ऑन द टाइप। अब देखो दो लोग लड़ रहे हैं, वहाँ पे जाके मतलब बताना उन्हें कि कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, तो मतलब जो थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्व होगी दो लोगों में, वो क्या पता कि जो अपनी जो फर्स्ट दो पार्टीज लड़ रही हैं वो तीसरे को भी दो चार थप्पड़ मतलब लगा ही दे, तो कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व ही कर ले उसको भी। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है वहाँ पे जो थर्ड पार्टी है उसे पता होना चाहिए उसे करना क्या है, वहाँ पे उसे पता होना चाहिए। और मेंटल अलर्टनेस इतनी फास्ट होनी चाहिए, इतना फास्टली वो इन्वेट कर सके कि वहाँ पे जाके फटाफट से उसको पता हो कि इंटीग्रेशन करना क्या है। तो जो डोमिनेशन जो आजकल नेक्स्ट सेकंड आ गया डोमिनेशन। ये जो डोमिनेशन है यानी कि सेटिस्फेक्शन ऑफ विक्ट्री। कुछ लोग होते हैं जो मतलब घर में कि मतलब खुद को ना वो कर लेते हैं, घर में हो गया मैनेजमेंट में लगा लीजिए कि हाँ भी मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे नीचे तो कोई है ही नहीं। ये जो है ना कुछ लोगों में ना ये डोमिनेटिंग टेंडेंसी होती है, तो उनको ना बड़ा मज़ा आता है जीतने में, चलो लोग कुछ बोलते नहीं, उनको बड़ा मज़ा आता है। तो ये सब चीज़ें ना आगे जाके फिर जो है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। थर्ड आकर लैंग्वेज। लैंग्वेज भी है वो डिस्प्यूट ज़्यादा क्रिएट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा कुछ भी मतलब कि बच्चा लगा लो, कोई भी लगा लो, मैनेजमेंट का कोई भी एम्प्लॉय लगा लो, या जो है लैंग्वेज अगर वो प्रॉपर नहीं यूज़ करा, अगर उसकी क्लियर लैंग्वेज नहीं है, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज नहीं है, या ऊंची आवाज़ आ गई या धीरे आवाज़ आ गई, अगर मेरी यहाँ पे माइक में आवाज़ नहीं आएगी तो आपको चीज़ को सुन नहीं पाओगे शायद लेक्चर को प्रॉपरली। तो ये सब चीज़ें भी ज़्यादा मैटर करती हैं। उसके बाद में आ गए लीडर्स जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व होने लग जाते हैं बीच में, मतलब कि बहुत ज़्यादा चेक करने लग जाते हैं। नेक्स्ट आ गया लैक ऑफ ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग जो है वो हम प्रॉपर नहीं दे रहे, इसकी वजह से ये भी जो है इंटीग्रेशन में जो है एज अ ऑब्स्टेकल जो है वो काम करता है। तो उन्होंने जो है मेरी पार्कर फोलर उन्होंने कहा कि कॉपरेशन का जो जो एक कोर्स है ना वही हमें इंक्लूड करना चाहिए, वो जो है अपने मैनेजमेंट में, एंड वो टीच करना चाहिए मैनेजमेंट एंड वर्कर्स दोनों लेवल पे। तो जो नेक्स्ट आया लॉ ऑफ सिचुएशन। उन्होंने 4 इंपॉर्टेंट स्टेप बताए ऑर्डर गिविंग में। ऑर्डर गिविंग मतलब कि अब जिस हिसाब से लॉ ऑफ सिचुएशन है
यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि एक लड़का जो है मम्मी को पानी लेने से मना कर देता है जब उसकी मदर वहाँ पे उससे वाटर मांगती है, लेकिन वो वाटर पहले मना कर देता है फिर बाद में ला देता है क्योंकि उसकी मम्मी के पैर में चोट लगी होती है। फिर वो उस हिसाब से लॉ ऑफ सिचुएशन को देख के ही वहाँ पे ऑर्डर को जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मम्मा उठ नहीं सकते तो मैं वहाँ से जाके पानी लेके आ सकता हूँ। तो जो वहाँ पे लॉ ऑफ सिचुएशन में जो है वहाँ पे हमें 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है वो देखने हैं जब हम एक ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे कि अब सुपीरियर्स जो हो गए, ये ज़रूरी नहीं सुपीरियर ही दे सकते हैं, कोई भी एक्सपर्ट भी दे सकता है चाहे वो इक्वल रैंक पे हो, ऑर्डर्स अपने जो और कलीग्स को। उसमें जो हमें 4 मेन चीज़ें देखनी है। फर्स्ट कॉन्शियस एटीट्यूड, हमने देखना है कि इट इज़ पॉसिबल टू एक्ट ऑन एनी मैटर। वहाँ पे वो थिंक है, रियलाइज़ करता है कि कौन सा प्रिंसिपल जो है, मतलब कि कॉन्शियस के दिमाग में सोचता है कि कौन सा प्रिंसिपल हम यूज़ करेंगे तो इस तरह से हम एक्ट कर पाएंगे। उसके बाद में है रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड। तो हमें देखना होगा कि कितने प्रिंसिपल्स में से कौन से वाले प्रिंसिपल पे हम लोग एक्ट करेंगे, यानी कि रिस्पॉन्सिबली हम एक्ट करेंगे। थर्ड आके एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड, फिर हम उसको जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसका जो रिजल्ट हम ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए। अब जो फर्स्ट जो है, जो एक सन है, उसने मम्मी को पानी लाने के लिए पहले मना कर दिया, लेकिन बाद में उसने हाँ करके पानी ला के दे दिया क्योंकि मम्मी के पैर में चोट लगी थी, वो नहीं चल सकता था। तो उसके दिमाग में कॉन्शियसनेस आई, लेकिन थोड़ा टाइम लगा। फिर उसके बाद में उसने रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड आया कि हाँ मम्मा नहीं उठ सकते, मुझे उठ के ही पानी लाना होगा, मम्मा के पैर में चोट लगी है। फिर उसने जो पानी ला के दे दिया तो उसके बाद में ऑब्जर्व किया गया कि ये जो चीज़ें हैं मतलब कि इंप्लीमेंट हो गई और एक जो रिजल्ट है पानी उसके पास पहुँच गया। तो उसके बाद में इतने सारे प्रिंसिपल्स को देख के ही हम लोग अपना जो है ऑर्डर देंगे। हम ये नहीं कि सीधा जो मतलब किसी ने कुछ बोल दिया तो हमने गुस्से में से बोला भी नहीं भाई तेरे को ये नहीं ला के देना, नहीं ऐसे नहीं। हमें सिर्फ रिस्पॉन्सिबली जो है एक एक्ट करना है ताकि हम अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को एक जगह पे इकट्ठा करके देखें कि कौन सा जो मेथड है वो बेस्ट सूटेबल है और एम्प्लॉयज़ के लिए जो वो ऑर्डर्स जो है वो एक्सेप्ट कर सके। तो इसमें भी जो है ऑर्डर्स जो है एक्सेप्ट तो वो एम्प्लॉयज़ कर ले, लेकिन इसमें भी जो है 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। उसमें है ये ऑफिशियल शुड सी द डिजायरेबिलिटी ऑफ न्यू मेथड्स। 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स या मोर भी हो सकते हैं। देखना है कि हमें ना यहाँ पे जहाँ पे हमने जो मतलब कि ऑर्डर्स जो है एक्सेप्ट तो करवाने हैं, जो अपने सुपीरियर्स ने है, जो अपने जो लोअर लेवल पे हायरार्कीज होते हैं उनसे ऑर्डर्स एक्सेप्ट तो कराने हैं, लेकिन जो ऑफिशियल्स उनको देखना पड़ेगा कि हमें न्यू मेथड्स चाहिए क्योंकि हमारे जो ये यूज़ करने वाले मेथड्स हैं ये आउटडेटेड हो गए। उसके बाद में था रूल ऑफ ऑफिस शुड बी चेंज टू मेक इट पॉसिबल फॉर ऑफिशियल्स टू अडॉप्ट न्यू मेथड्स। उसके बाद में ये है कि जो रूल है ना ऑफिस का वो भी चेंज करना पड़ेगा। अगर हमने मेथड्स न्यू लाए तो जो हमें अपना फॉर्मल स्ट्रक्चर पूरा वो चेंज करना पड़ेगा, उसके हिसाब से अडॉप्ट हो सके हम। उसके बाद में है कि कुछ लोगों हम वो चीज़ें अडॉप्ट करवा देंगे ताकि जो उनको देखकर कुछ जो है मतलब कि सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ है सीख लें कि हाँ हमें ये काम ऐसे करना है, अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, वो और मोटिवेट होंगे करने से। दिस विल प्रिपेयर द वे फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर। और ये जो चीज़ें हैं उन दूसरों को देख के वो सीखेंगे कि हाँ भी ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, वो एक्सेप्ट करेंगे। तो उसके उनके हिसाब से फॉलेट जी के हिसाब से बोथ रिसीविंग एंड गिविंग अ मैटर इज अ मैटर ऑफ इंटीग्रेशन थ्रू सर्कुलेशन बिहेवियर। उन्होंने कहा है कि ऑर्डर जो रिसीव करता है ऑर्डर जो गिव करता है उनके लिए जो है ये दोनों ही इंटीग्रेशन का मैटर है और ये दोनों ही सर्कुलेशन बिहेवियर के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें जो है एक जो ओवरऑल इंटीग्रेशन करने से पहले जो हमें एक होते हैं ना वो ऑर्डर है, एक तो जो हमें ऑर्डर गिवर दे रहे हैं, जो हमें ऑर्डर दे रहे हैं, और जो सेकंड जो है वो हमें बता रहे हैं कि हमने जो रिसीव करना है, ये दोनों मिलके ही एक ओवरऑल इंटीग्रेशन बनाते हैं। तो इस इंटीग्रेशन को लेने के लिए इन दोनों को भी इंटीग्रेशन में आपस में होना ज़रूरी है। द मोर वन इज़ बॉस्ड द मोर वन डेवलप्स ओपोजिशन। जितने सारा वो बॉस्ट होंगे, जितने सारा आपको याद है ना हमने फंक्शनल फोरमैनशिप की बात की थी टेलरिज्म में, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जितने सारा बॉस होंगे तो वहाँ पे ही जो है वो वर्कर जो है वो ओपोजिशन क्रिएट करेगा, वो अपोज करेगा कि मुझे नहीं करना। नेक्स्ट आ गया इनका पावर। इन्होंने 2 तरह की पावर की बात की है। कोएक्टिव पावर जिसमें जो अपना लीडर्स हैं वो टीम के साथ एज अ टीम वर्क करते हैं, तो पावर विद की बात की है। कोएक्टिव पावर को ही पावर विद कहा जाता है। एक्टिव वर्ड से हम याद कर सकते हैं क्या है, जो लीडर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। एंड कोर्सिव पावर यानी कि अथॉरिटेटिव नेचर होता है, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और दूसरों को सबऑर्डिनेट समझते हैं। इसको सुपर पावर ओवर भी कहा जाता है। ये जो दोनों पावर है हर जगह पे होती है, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन कोऑपरेटिव एक्शन में प्रमोट पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग, ये दोनों जो है ना हर जगह पे दोनों ही होती है, लेकिन जो कोएक्टिव पावर है उसको हमने ज़्यादा इंप्रूव करना है ताकि जो कोऑपरेटिव एक्शन एंड प्रमोट पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में जो है वो सभी को जो है इक्वली मौका मिले खुद को प्रेजेंट करने का, खुद को बोलने का। सो उन्होंने कहा था कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट रेड ऑफ पावर बट वन शुड ट्राई टू रिड्यूस इट। हमें जो कहा है पावर ओवर यानी कि कोर्सिव पावर जो है वो पूरा प्रॉपर्ली जो है बिल्कुल ही खत्म नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम रिड्यूस जरूर करने के स्टेप्स ले सकते हैं। नेक्स्ट आ गया अथॉरिटी की बात की है इन्होंने। अथॉरिटी जो है फंक्शन इज अ ट्रू बेसिस फॉर विच अथॉरिटी इज डिराइव्ड। अथॉरिटी वो है जो ये काम कर रहे हैं हम, मतलब कि जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। शी फील्स अथॉरिटी कैन बी कन्फर्ट ऑन अदर्स एंड सच कन्फर्मिंग इज नॉट डेलीगेशन। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं। जो एक क्लर्क सर है वो बताते हैं ऑफिसर को कि वीडियो एंड टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है। तो क्लर्क सर जो है उनके पास उस टाइम पे अथॉरिटी है और वो सिचुएशन के हिसाब से है क्योंकि वो वहाँ पे जो है वो टीच कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये इनके हिसाब से जो है अथॉरिटी जो है वी कैन कन्फर्ट ऑन अदर्स, हम उन्हें थोड़े टाइम के लिए दे सकते हैं लेकिन पूरी प्योरली डेलीगेट नहीं कर सकते, है, ठीक है। समझ गए ना बात। क्लर्क की जो अथॉरिटी है वो वीडियो एक्सप्लेन करने तक ही रहेगी, ऑफिसर तो ऑफिसर ही रहेगा ना।
क्लर्क तो है उन्हें सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए समझा सकता है कि ये वाली टेक्नोलॉजी ऐसे यूज़ करनी है। उस टाइम पे क्लर्क के पास अथॉरिटी है, लेकिन ऑफिसर के पास नहीं है, क्योंकि वो सीख रहे हैं। लेकिन फिर बाद में हायरार्किकली मतलब वो थोड़ी देर के लिए उन्हें दी, उसके बाद में उनसे वो वहाँ पे उसके बाद में जब लॉ ऑफ सिचुएशन यानी वीडियो का और टेक्नोलॉजी का यूज़ खत्म हो गया, तो क्लर्क सर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालने लग जाएंगे, और जो ऑफिसर है वो अपना फील्ड वर्क एंड ऑल दैट वर्क जो है संभालने लग जाएंगे, ऑर्डर गिविंग का रोल जो है वो संभालने लग जाएंगे। नेक्स्ट आया कंट्रोल। फॉलोअर जो है वो फैक्ट कंट्रोल में बिलीव करते थे, जो है मैन कंट्रोल पे बिलीव नहीं करते थे। यानी कि वो क्लासिकल थिंकर्स की तरह मैन जो है मतलब उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है, उसको हम अगर मतलब साइंटिफिक मेथड्स उसको प्रोवाइड कर लिए, जैसे टेलर जी ने बात की थी, अगर वो हमसे जो इंक्लूड करेंगे तो मैन में हम चेंज ला सकते हैं। लेकिन जो फॉलोअर जो है वो कहते हैं कि नहीं, फैक्ट पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो फिर उनके हिसाब से जो है सिचुएशन जिस हिसाब से चेंज होती है, उस हिसाब से जो है फैक्ट भी सिचुएशन के साथ चेंज हो सकता है। उन्होंने जो बात की थी, उन्होंने बात की थी फेवर दी सेल्फ कंट्रोल। उन्होंने जो बात की थी इंटरनल कंट्रोल के बाद में बात की थी। उनकी चीज़ दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट थिंग इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ डिग्निटी। इन्होंने इन दो चीज़ों की बात की थी, और इन्होंने बात की थी इंटरनल रेगुलेशन गिव सेल्फ कंट्रोल, उन्होंने ये भी बात की थी। नेक्स्ट आ गया प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तो उन्होंने प्रोसेस ऑफ सेल्फ एडजस्टमेंट इज पॉसिबल ओनली थ्रू कोऑर्डिनेशन। जो अपना जो है हमने पीछे बात की इंटरनल रेगुलेशन और सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा, जब हम प्लानिंग लाएंगे, कोऑर्डिनेशन लाएंगे। कोऑर्डिनेशन मतलब कि टीम वर्क, किसी को पता है कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है। तो इसमें जो है वो 4 प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑल फैक्टर इन सिचुएशन हैव टू बी रिलेटेड टू वन अदर। एक जो आसपास के जो भी फैक्टर्स हैं और सिचुएशंस में जिस हिसाब से हम सिचुएशन में डील कर रहे हैं, उसके जो फैक्टर्स हैं आपस में इंटर रिलेट होने चाहिए, मतलब कि मिलने जुलने चाहिए। कुछ भी चीज़ ना जो है वो साथ में एलिनेटेड सी ना हो, मतलब कि आपस में इंटरलिंक्ड हो। उसके बाद में आ गया डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन करते टाइम जो है रिस्पॉन्सिबल पीपल होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी सिर्फ डायरेक्ट कंट्रोल मतलब कि अपने आपस में जो रिस्पॉन्सिबल पीपल है एक ऑर्गेनाइजेशन, वो आपस में ही बात ना करे, मतलब कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी हो एज वेल एज वर्टिकल कम्युनिकेशन भी हो। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है इस तरह से, और वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है अपनी इस तरह से। हमने गैंग प्लान पढ़ा था, तो उसमें वर्टिकल मतलब चेन के बारे में हमें पता चला था, और हॉरिजॉन्टल यानी कि जो सभी ऑफिसर जो है इक्वल स्टेटस पे ही, मतलब इक्वल हायरार्की पे ही चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की कम्युनिकेशन की भी बात की गई है। कोऑर्डिनेशन जो है अर्ली स्टेजेस पे भी होना चाहिए, यानी कि हमें सिर्फ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे ही याद आ रहा है, ठीक है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे भी हमें सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना है, बीट अ वर्कर, बीट अ मैनेजर और बीट एनीवन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में हो गया या एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया, हमें हम सबको इंक्लूड करना है, सिर्फ एक ही चीज़ पे नहीं लेके जाना। अगर हम उन्हें अर्ली स्टेज में ही अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ पे हमें पूछा गया, हमें टीम में इन्वॉल्व किया गया। और इसकी हम सबसे रीसेंट एग्जाम्पल दे सकते हैं फार्म लॉस। फार्म लॉस मतलब मैं इस चीज़ को करंट से रिलेट कर रही हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन। फार्म लॉस जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में मतलब कि डिस्कशन के लिए नहीं भेजे गए, डायरेक्टली सीधा पास होते गए, तो वो आगे जाके वापस ही लेने पड़े, क्योंकि जो इसमें जो है अपने स्टेक होल्डर्स है उन सभी को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। तो उनको चाहे फार्मर्स को इसके लॉन्ग टर्म जो है फ़ायदे नहीं पता थे, जो अपना वो अपना जो वर्ल्ड WTO का जो नॉर्म्स है रिगार्डिंग MSPs एंड ऑल दैट सब्सिडी, वो सब नहीं पता था। उसके हिसाब से फिर उन्हें बाद में जो चेंजेस करने पड़े, तो फिर वो फार्म लॉस तो चलो हमें वापस लेने पड़े, क्योंकि जो हमने जो चेंजेस थे ना वो शायद लॉन्ग टर्म में नहीं इंक्लूड किए, शॉर्ट टर्म में इंक्लूड करिए एकदम से। इस चीज़ों को हम लॉन्ग टर्म में इंक्लूड करते तो शायद ये सक्सेसफुल हो सकते थे। तो ये टाइम के हिसाब से उसी हिसाब से एडजस्ट हुए, लेकिन हमें सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके चलना है, उनको इन्वॉल्व करना होगा। कोऑर्डिनेशन जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये, तो इसमें जो है एक परमानेंट मशीनरी चाहिए। फिर जो हो गया प्लानिंग टू एक्टिविटी, यानी कि प्लानिंग जो थिंक टैंक होते हैं वो सोचते हैं, और जो एक्टिविटी यानी कि जो एक्चुअल फील्ड वर्क होगा है और उसके हिसाब से। तो हमें दोनों स्टेजेस पे जो है एक परमानेंट मशीनरी चाहिए। लीडरशिप की बात हो गई। इनका नेक्स्ट आ गया जो ओल्ड आइडिया ऑफ लीडरशिप था वो चेंज हो रहा था, क्योंकि सराउंडिंग्स जो थी वो चेंज हो रही थी। उस टाइम पे जो है ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज जो आ गई, मैनेजमेंट में डेवलपमेंट सी हुई, तो फॉलोअर जो थी उसके हिसाब से उनको वो जो है लीडरशिप की जो ओल्ड जो लीडरशिप की थ्योरीज थी वो चेंज हो रही थी। तो उन्होंने जो सोचा टू फॉलो लीडर इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हाँ, तो उन्होंने बताया कि जो लीडर जो थे वो जो है सिर्फ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं है, उनके हिसाब से जो लीडर था वो कौन है, उसमें जो है वो पीपल नॉट एट वो बस सोचते थे कि जो हायर लेवल के लोग हैं ना वो वही लीडर नहीं हो सकते, लीडर तो कहीं भी हो सकता है। और वो जो है लीडर वो बॉर्न नहीं होते, वो हम बना सकते हैं उन्हें, अगर हम एजुकेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे। तो मेनली जो है वॉलेट ने 3 टाइप के लीडर्स की बात की, पोजीशन, लीडरशिप ऑफ पोजीशन, पर्सनालिटी एंड फंक्शन। पोजीशन यानी कि उन्हें जो फॉर्मल अथॉरिटी वहाँ पे जो पोजीशन मिली है उसके हिसाब से। पर्सनालिटी यानी कि उनकी चैरिस्मेटिक पर्सनालिटी हो सकती है, यानी कि कुछ की जो है ना मतलब कि आउट पर्सनालिटी बड़ी अच्छी होती है। जैसे आप नरेंद्र मोदी जी लीजिए, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी मतलब लगती है जब वो लेक्चर देते हैं, कुछ भी बताते हैं हमें। तो पर्सनालिटी होती है कि वो चैरिस्मेटिक पर्सनालिटी टाइप हो गया, या जवाहरलाल नेहरू ले लीजिए, उनकी भी एक पर्सनालिटी है। उसके बाद में आया लीडरशिप ऑफ फंक्शंस, वो फंक्शंस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। यही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं, 3 पॉइंट्स मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं, वीडियो पॉज करके देख लीजिए। नेक्स्ट आ गया लास्ट वन इज क्रिटिसिज्म। अब मेरी पार्कर फोलेट को क्रिटिसाइज क्यों किया? पहली बात तो ये, उनको सब लोग कहते थे कि या तो ये क्लासिकल थिंकर है या तो वो क्लासिकल थिंकर नहीं है, तो वो लोग खुद ही कंफ्यूज हुए पड़े थे, पता नहीं है कि इसको क्लासिकल थिंकर की कैटेगरी में रखें या किसी और में रखें। उन्होंने जो है सोशल नेचर और ह्यूमन नेचर को इग्नोर किया है मेनली, और इनके जो आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन जो है
उनका जो आइडिया का इंटीग्रेशन या कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट हो गया, ये सब ना इल्यूजनरी है और क्लियर नहीं है। तो उन लोग नेक्स्ट आ गया, उनका जो कंसर्न था वो सिर्फ साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स के साथ ही था। शी टॉक्ट अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इग्नोर द रियलिटी ऑफ लाइफ। उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात तो कर दी, लेकिन जो रियलिटी है लाइफ की उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट आ गया, उन्होंने जो है आइडिया तो बहुत अच्छे अच्छे दिए, पर उन्होंने एक सिस्टमैटिक मैनर में आइडियाज़ नहीं दिए। मैरी पार्कर, तो हम अपना ओवरऑल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर को कंक्लूड कर रहे हैं आप, उसमें जो मैरी पार्कर फोलेट है उनको पीटर जी ने प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट भी कहा था, क्योंकि जो उन्होंने सोशल एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन किया उसके लिए उन्होंने उनको प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट कहा था। तो मैरी पार्कर फोलेट जो है वो चीन का काम करते थे क्लासिकल थिंकर्स में और सोशल मैन मॉडल में। आपको याद होगा हमने जो अपने टेलरिज्म पढ़ा था तो वो मेनली क्लासिकल थिंकर्स में आ गए थे, और जब हमने सोशल मैन मॉडल पढ़ा था एल्टन मायो, हाँ हेनरी फ्यूल तो क्लासिकल थिंकर्स में आ गए, एल्टन मायो जो है वो अपने सोशल मैन मॉडल में आ गए, जिसमें इन्फॉर्मल ग्रुपिंग की बात हुई थी। तो इन लोगों के बीच में जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहे हैं। ये हो गए क्लासिकल थिंकर, ये हो गए सोशल मैन मॉडल एल्टन मायो का, और ये टेलरिज्म, और यहाँ पे जो है ये ब्रिज हो गया यहाँ पे मेरी पार्कर फॉलेट का। यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है ये सिविल्स में, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए, फॉलेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इन्होंने ब्रिज का काम कैसे किया, तो हमने यही चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था इनडायरेक्टली, और इसको हम आगे पीछे के जो थिंकर्स हैं उनके साथ लिंक करेंगे तो आंसर जो होलिस्टिक लगता है। तो वो जो थी वो सबसे पहली थी जिन्होंने बताया था कि साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट, मतलब कि साइकोलॉजिकली क्या सोचते हैं वर्कर उस हिसाब से उस टाइम पे। तो उनके जो व्यूज़ हैं प्रेजेंटली भी इंपॉर्टेंट है। अब आप ले लीजिए अपना जो फॉर्म प्रोटेस्ट हुआ 1 साल तक लोग मतलब कितना प्रोटेस्ट करते रहे, ठीक है। अगर जो इंटरनली जो एक नेशन की सिक्योरिटी जो है ना वो सेफ रहेगी, मतलब कि इंटरनली स्टेबल रहेगा नेशन, तो वो एक्सटर्नली भी बहुत अच्छा परफॉर्म अपने आप को कर सकता है, बी इट सेक्टर, बी इट इन इकोनॉमी, बी इट इन ट्रेड और बी इट इन सोशल सिक्योरिटी, और वेलफेयर प्रोग्राम्स में भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बिकॉज हमारी जो इंटरनल जो है अगर सिचुएशन स्टेबल रहेगी तो जो आसपास का जो बॉर्डर है हम उसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे, हम डिफेंस में खर्चा कर पाएंगे, हेल्थ सेक्टर में खर्चा कर पाएंगे। अब कोविड का टाइम है, कितना ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो गया था, उस चीज़ों को भी हम करने के लिए हमें फंड्स चाहिए। अगर इंटरनल जो है अपनी स्टेबिलिटी रहती है तो एटलीस्ट जो अपनी, अगर हम मतलब कि पीसफुली अगर इंटरनली जो है कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर पाते हैं और एक नई चीज़ बना पाते हैं, यानी कि एक पूरा प्रॉपर वर्ल्ड ऑर्डर, स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर बन सकता है अगर हम देखें तो इसमें जो है। तो मॉडर्न एरा में जो एक टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ चाइना जैसा देश है और कुछ और भी देश है जो अपने टेरिटरीज़ को रेगुलरली एक्सपैंड करते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें हिसाब से जो है अपना आजकल नेशनल की जो सिक्योरिटी, नेशंस की जो सिक्योरिटी है, बॉर्डर की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। तो इस चीज़ में भी इनका जो है कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यूजफुल हो सकता है अगर हम इंटरनली स्टेबल लेके आएंगे एक कॉन्फ्लिक्ट को, यानी कि अगर हम इंटरनली जो है स्टेबिलिटी बना के रख सकते हैं तो जो एक्सटर्नल बॉर्डर्स है वो ईजिली प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।